नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही देश भर की मंडियों का अपडेट और साथ ही क्रॉप के एस्टिमेट्स भी हम आपके पास पहुंचाते हैं। हमारे साथ आज 7 मेहमान होंगे। दीपेन शाह हैं Stevn.com से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, बिटूपन मजुमदार हैं टेक्निकल एनालिस्ट हैं, अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज से, और साथ ही हमारे साथ आज श्री राम कृष्णन होंगे, चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं NSE से, और साथ ही हमारे साथ सुमित सिंह भी होंगे, फाउंडर है मिलेट बेस्ड कैफ़े के। उनसे बात करेंगे जो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स पर जो GST में कटौती की गई है उसका क्या असर होगा, उस पर बातें होंगी। और साथ ही सोयाबीन का आउटलुक समझने के लिए हम चलेंगे सोपा के ED पाठक जी के पास, वो भी हमारे साथ आगे शो में होंगे, और साथ ही पूरी खबरें भी, पूरी डिटेल्स भी वो जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल में आज ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है। 4% की तेज़ी के साथ कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। क्या लग रहा है बिटूपन आपको कच्चे तेल में? ये जो वॉर चल रही है इजराइल और हमास के बीच में, इसमें क्या आपको ऑप्शंस के जरिए ट्रेडर्स के लिए कुछ मौके दिख रहे हैं क्या? बिटूपन, आपसे मेरा सवाल था। कि फिलहाल के लिए जो जिस तरह से सैटरडे का डेवलपमेंट आया और हाँ जिस जिस तरह से हम लोग को ये सिनेरियो बिल्डअप हुआ सैटरडे से सडन जो स्पाइक आया क्रूड ऑयल में जो MCX में है भाव अभी बढ़ा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा डिक्लाइन के बाद 7050 के आसपास मेरे हिसाब से फिर वहां पे डिप्स में ही बाइंग करना है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट फैक्टर्ड इन करके थोड़ा जो भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, थोड़ा गैप अप खुला है और गैप अप ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी डिक्लाइन आता है तो मेरे हिसाब से फिर आज के लिए बाइंग करना चाहिए। और जो मुझे लग रहा है जो नाइमेक्स वाला जो क्रूड ऑयल है, इट हैज अ टेंडेंसी प्रोबेबली 8750 टू $88 तक पहुंच सकता है। अगर ऑप्शंस के जरिए किसी को ट्रेड करना है तो 7000 जो कॉल है ये 260 के आसपास तो मेरे हिसाब से को लेना चाहिए। मुझे लग रहा है भाव इसका 320 से 330 तक पहुंच सकता है, ऑप्शन वाला, कॉल ऑप्शन वाला। और इसका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 140 के नीचे। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स के लिए रहना चाहिए क्रूड ऑयल में, और जियोपॉलिटिकल प्रीमियम मेरे हिसाब से 1-2 दिन तो रहना चाहिए फिलहाल। ओके, रविंद्र जी, आपको क्या लग रहा है किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए ट्रेडर्स को? आज कहां पे मौके आपको दिख रहे हैं कच्चे तेल में कमाई के? क्योंकि एक्शन जिस तरह से हो रहा है तो हो सकता है कि ऑप्शंस के जरिए जाना चाहिए उनको। बिल्कुल, ऑप्शंस एक बहुत अच्छा माध्यम है क्रूड ट्रेड करने का, क्योंकि आपको जो प्रीमियम है वो एज कम्पेयर टू मार्जिन काफी कम होता है। तो मेरे हिसाब से, और उसी वजह से ऑप्शंस में हमने वॉल्यूम भी काफी बढ़ते हुए देखा है। तो मुझे भी लगता है कि आज के सेशन में क्रूड थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है, थैंक्स टू जो वीकेंड में जो डेवलपमेंट हुआ उसके वजह से हमने गैप अप ओपनिंग देखा है। लेकिन मेरे हिसाब से अपसाइड एक कैप्ड रहेगा, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये टेंशन जैसे ही फेड होगा, आई थिंक फिर से हम इसमें जो फंडामेंटली जो डेवलपमेंट्स है उसके चलते क्रूड में मोमेंटम देखेंगे, जो कि अभी एज ऑफ नाउ थोड़ा सा ऑन द वीकर साइड है। तो मेरे हिसाब से WTI क्रूड में 88 से लेके $89 तक का एक बाउंस बैक पॉसिबल है। ऑन द डाउन साइड टेक्निकली 81-8150 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि एक बाउंस बैक आएगा, बट इतना जल्दी 5%, 5.5% बढ़ेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जियो पॉलिटिकल टेंशन में ऐसे ही होता है कि मार्केट्स काफी वोलेटाइल हो जाता है, और इनफैक्ट अगर आप देखें तो सितंबर पूरा महीना क्रूड में काफी वोलेटिलिटी थी, और ये जो भी मोमेंटम हुआ था $85 टू 95, 94 टू अगेन बैक टू 81, 8150 एंड अगेन बैक टू 87, दिस इज स्पेक्युलेटिव इन नेचर। तो कोई भी मेजर डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स चेंजेस नहीं हुए हैं। तो मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी काफी रह सकती है इसमें। तो मुझे लगता है कि 7290, 7300 तक के लेवल्स हम क्रूड में देख सकते हैं। इसीलिए हमने भी एक बाइंग की रणनीति दी है, 7150 के आसपास बाई कर सकते हैं। 7040 का एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है, सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और 7280, 300 तक के लेवल देख सकते हैं। बट जस्ट बी कॉशियस, ज्यादा अपसाइड नहीं लग रहा है। $88-89 के आसपास WTI में फिर से एक बार सेलिंग दिख सकती है। तो आई थिंक फॉर $1.5-2 एक बार बाइंग किया जा सकता है क्रूड में। ओके, तो क्रूड खरीदारी की सलाह 7150 के आसपास, 7280 के टारगेट के लिए, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं कीजिएगा क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है। अनुज जी, आपकी सलाह क्रूड में?
लक्ष्मण जी गुड मॉर्निंग। देखिए जो डेवलपमेंट हुआ है, थोड़ा अनिश्चित स्थिति इसने पैदा करी है, और उसकी वजह से हमने देखा कि जो कमोडिटी मार्केट थी वहां पर एक बाउंस बैक, जिसमें आपका सबसे ज्यादा अप्रिशिएट हुआ है। इवन नेचुरल गैस के अंदर भी हमने अच्छा खासा मोमेंटम देखा है। तो हमें लगता है कि शॉर्ट लिमिट रहेगा और यहाँ पर एक बाउंस बैक जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन साइड में जाएं तो मुझे लगता है कि करीबन 7,300 का जो कॉल ऑप्शन है करीबन 128 के आसपास चल रहा है, उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 70 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 180 190 तक देखने को मिल सकता है। और अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो करीबन 7,100 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। 6,970 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 7,300 तक हो सकता है। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन हुआ है, उससे काफी हद तक क्रूड को सपोर्ट मिल सकता है। और हमें लग रहा है कि ये जो टेंशन है एक वॉर का सिचुएशन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लंबे समय तक ये होता हुआ दिखाई दे। तो उसके चलते हमें लगता है कि पूरी ही कमोडिटी मार्केट में एक वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसे में जनरली ऑप्शंस के प्रीमियम काफी अच्छे मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। तो ऑप्शंस बेस्ट है जिसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेड बना के चल सकते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेड बनाकर चल सकते हैं। क्रूड और एनजी पर आपका व्यू दीपेन जी, क्या करना चाहिए? आपके पास कोई रणनीति है क्या इस वॉलेटाइल मार्केट में? पहले शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए, ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने की सलाह काफी अच्छी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि हम इस हफ्ते में स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड में चले जाएंगे एमसीएक्स के करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप देखेंगे कि प्रीमियम काफी जल्दी श्रिंक हो सकते हैं। और ऐसी वोलेटाइल मार्केट्स में अगर प्रीमियम जल्दी श्रिंक होंगे तो थोड़ा लॉस होने का चांस रह सकता है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए, खास करके लिए, मैं क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट सजेस्ट करूंगा। हम 7,280 से 7,300 के टारगेट्स देख रहे हैं ऊपर में, बट क्योंकि हमने गैप अप ओपनिंग ऑलरेडी देख ली है, तो आप नीचे में जो डिप्स आती है 7,000 के आसपास, वहां पे क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करने की कोशिश करें। मिनी कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट ये होगा कि आप अपने रिस्क के हिसाब से 2 लॉट, 5 लॉट, 6 लॉट, 8 लॉट, जितना भी आपका रिस्क फाइल है वो हिसाब से आप अपने पोजीशन साइज को डिजाइन कर सकते हैं, और उसी के बेसिस पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, जब तक 6,800 के ऊपर है भाव, तब तक आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं, और ऊपर में 7,280 के आसपास के टारगेट्स देख सकते हैं। नेचुरल गैस में भी अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, इस साल के टारगेट्स 280 के थे जो ऑलरेडी आज अचीव हो चुके हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 292 से 298 के टारगेट्स भी आपको देखने मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई है तो ट्रेडिंग के लिए आज से आप थोड़ा डिप्स का इंतजार करें। नेचुरल गैस मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स को भी आप ट्रेड कर सकते हैं, वो सबसे बेटर रणनीति होगी। ओके, रविंद्र जी, आपकी कॉल क्या है? नेचुरल गैस में क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस है? ये भी आज काफी तेज है, 4% की तेजी है। एक अच्छा ब्रेकआउट है, लेकिन मुझे लगता है कि 292 296 के आसपास एक कैप हो सकता है। वहां से हम थोड़ा सा करेक्टिव मूव देख सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस में हमने 240 से ऑन स्टॉप 290 280 687 तक के लेवल्स देखे हैं। तो एक करेक्टिव मूव के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठेगा अगर नीचे आता है तो मेरे हिसाब से फ्रॉम अ स्लाइटली पोजिशनल पर्सपेक्टिव 270 का लेवल अच्छा होगा बाइंग के लिए। लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात करें तो आई थिंक 284 का एक सपोर्ट जोन है, वहां पे बाइंग किया जा सकता है। टारगेट हमें लगता है 292 तक आ सकता है, एंड स्टॉप लॉस जो है वो 280 का मेंटेन। चलिए अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर में भी आज जबरदस्त तेजी दिख रही है, सेफ हेवन बाइंग से सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। अनुज जी, क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर क्या करें? जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जितना गोल्ड सिल्वर नीचे आएगा उतना ही एक फास्ट रिकवरी देखने को मिलेगी। हालांकि इवेंट की वजह से एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया, और अगर आप देखेंगे तो इसके चलते फिजिकल मार्केट के अंदर जो प्रीमियम्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दिए, और फ्यूचर्स मार्केट के अंदर एक बॉटम फिशिंग देखने को मिली है। टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तो वहां पे काफी अच्छा फॉर्मेशन बना था फ्राइडे को। इवन देखेंगे तो हैमर पैटर्न जो है वो गोल्ड में बना था, और इंगल्फिंग पैटर्न जो सिल्वर में बना था। उसकी वजह से हमने देखा कि एक मोमेंटम बाइंग जो है वो गोल्ड सिल्वर में लौट कर आई है। हमें लगता है कि ये जो ट्रेंड है ये पॉसिबल हो सकता है आने वाले दिनों के लिए भी। हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। डॉलर इंडेक्स भी देखें तो अब 106 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि अगेन एक सपोर्टिव फैक्टर है। हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। गोल्ड में करीबन 57,200 के आसपास खरीदारी करें, 56,950 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 57,700 तक हो सकता है। और सिल्वर में करीबन 68,500 के आसपास का खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, 67,950 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 69,700 तक देखने को मिल सकता है। तो मोमेंटम वाइज पॉजिटिव है। इंटरनेशनली हमें लगता है कि गोल्ड का प्राइस $1,860 $1,865 तक आ सकता है, और सिल्वर करीबन $22 के ऊपर ट्रेड कर सकती है। तो मोमेंटम पॉजिटिव है, फंडामेंटल
फैक्टर भी सपोर्टिव दिख रहे हैं और डॉलर इंडेक्स भी नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो हमें लगता है कि उसके चलते शॉर्ट टर्म के लिए एक बाइंग एक्टिविटी गोल्ड और सिल्वर में देखी टर्म के लिए बाइंग एक्टिविटीज, लेकिन कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के नहीं करे। दीपेन जी, आपकी सलाह गोल्ड सिल्वर में? मान रहे हैं कि सिल्वर थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है गोल्ड के मुकाबले। तो अगर आप हेज ट्रेड में बिलीव करते हैं तो अगर 58,400 के आसपास गोल्ड आता है तो वहां पे आप गोल्ड को शॉर्ट सेल करें और सिल्वर को आप अभी से लॉन्ग करके चल सकते हैं। बिकॉज आगे जाके हमारा अजम्पशन ये है कि सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को, और हमारे ईयर एंड के टारगेट 82,000 के जो हम अचीव होते हुए देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गोल्ड थोड़ा वीक लग रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट पे और सिल्वर ज्यादा बेटर लग रहा है। तो आपको जैसे ट्रेड, अगर आप नेकेड सिल्वर मिनी को बाई करना चाहते हैं, माइक्रो को बाई करना चाहते हैं, वो भी आप करके चल सकते हैं। रवीन जी, गोल्ड पर आप बताइए क्या करना चाहिए? 500 रुपए से ज्यादा की जो तेजी दिख रही है, यहाँ पर क्या करें? टारगेट स्टॉप लॉस सिर्फ बता दें। वेल, गोल्ड में हमें लगता है कि एक बार 57,800 से 900 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो अगर करेक्टिव मूव आता है, इनफैक्ट मेरे हिसाब से 57,250 का एक सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 57,400 350 तक आता है तो एक बार बाइंग की रणनीति अपना सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अगर कोई भी एस्केलेशन जियोपॉलिटिकल टेंशंस में नहीं होता तो फिर पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक जैसे गैप अप खुला है वैसे ही नीचे भी आ सकता है। तो विदाउट स्टॉप लॉस प्लीज ट्रेडिंग मत कीजिए। के दिन में स्टॉप लॉस के कोई भी कमोडिटी मार्केट में ट्रेड ना करें। जो भी स्टॉप लॉस बताए गए हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, उसे ज़रूर फॉलो आपको करना चाहिए। चलिए, वो कि जो रिपोर्ट आई है सोपा की, उसमें उत्पादन 4.3% कम रहने का अनुमान है पिछले खरीफ सीजन के मुकाबले, और यील्ड भी घटने की वजह से ये उत्पादन कम रह सकता है। यील्ड में इतनी कमी की चिंता है सिर्फ बारिश कम होने की वजह से या कुछ और है? क्योंकि यील्ड तो आप लोग लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार इसके लिए जागरूकता भी फैलाई जा रही है किसानों के पास, फिर भी यील्ड कम क्यों हो रहा है साल दर साल? सर देखिए, नहीं साल दर साल कम नहीं हो रही है। यील्ड क्या है, ये रेन फेड क्रॉप है, तो इसमें यील्ड किसी साल कम हो सकती है, किसी साल ज्यादा होती है। इस साल क्या हुआ, अगस्त में बारिश हुई ही नहीं बिल्कुल, और वो बड़ा क्रूशियल टाइम था, 15 से 20 दिन तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई। तो क्रॉप को जब पानी चाहिए था वो नहीं मिला, तो ऑब्वियसली देयर वाज ह्यूज क्रॉप मॉइस्चर लॉस। पूरे हिंदुस्तान में सब जगह जहां जहां सोयाबीन होती है वहां मॉइस्चर लॉस बहुत ज्यादा था। तो बहुत सारी क्रॉप जो है खराब हो गई, कुछ तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, कुछ डैमेज हो गई, कुछ में फलियां नहीं पड़ पाई, फलियां पड़ी तो उसमें बहुत छोटा दाना रह गया, उसकी वजह से यील्ड कम हुई है। उसमें हमारी मेहनत पूरी है, किसान की मेहनत भी पूरी है, लेकिन ये प्रकृति की मार है, उस पर किसान किसी का बस नहीं चलता, ये इसलिए यील्ड कम हुई इस बार। ओके, क्या आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर भी कुछ जीएम सीड्स वगैरह का इस्तेमाल शुरू होना चाहिए? एक बात मुझे 2 मिनट दीजिए, जीएम के बारे में बात करना है। आई थिंक ये इतना बड़ा मिसनोमर है ये जीएम। ऐसा लगता है कि जीएम कोई बहुत बड़ा कोई जादूगर है, हम जीएम को टच करेंगे और खुल जा सिम हो जाएगा या वो जिन निकल आएगा। देखिए, जीएम क्या है, जीएम इज जेनेटिकली मॉडिफाइड थिंग, जहां पे आप कोई फॉरेन जीन उसमें जर्मप्लाज्म में इंसर्ट करते हैं, कोई एक फॉरेन जीन जो एक फॉरेन जीन एक काम करती है। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि मेरे को ड्राउट रेजिस्टेंट बनानी है, तो आपने क्रॉप को ड्राउट रेजिस्टेंट बना दिया, तो अगर ड्राउट पड़ेगा तो क्रॉप खराब नहीं होगी, लेकिन अगर ढेर सारी बारिश होगी तो फिर भी खराब होगी। अभी जो अमेरिकन सोयाबीन है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वो एचटी रेजिस्टेंट है, हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप है। तो वो सिर्फ एक चीज के लिए काम करती है, वीड जो है, अगर वीड्स आते हैं तो ग्लाइफोसेट से वीड मर जाते हैं, सोयाबीन नहीं मरते। ओके सर, तो यील्ड बढ़ाने के और क्या उपाय हो सकते हैं सर? यील्ड बढ़ाने के उपाय, देखिए यील्ड बढ़ाने का हमको समझना ये पड़ेगा समस्या क्या है। समस्या एक तो सबसे बड़ी समस्या यील्ड की है कि हमारे यहाँ किसान जो है उसको सही सीड नहीं मिलता है। बीज की सबसे बड़ी समस्या, 20 से 30% यील्ड अच्छा बीज से बढ़ सकती है। किसान रोटेट करके बीज लगाए, क्रॉप रोटेशन करे, अच्छा बीज लगाए, सर्टिफाइड सीड उसको मिले, उससे क्रॉप बढ़ सकती है। वो एक सबसे बड़ी इशू। दूसरे उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है क्रॉप प्रोडक्शन, वो किसान तक पहुंचती नहीं है। जो स्टेट की एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मशीनरी है वो अपना काम करती है, लेकिन वो कैसे करती है वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या किसान तक सही टेक्नोलॉजी पहुंच पाती कि नहीं पहुंच पाती। तीसरे, जैसे ब्रॉडवेड फरो है, सोइंग का मेथड है, अब वो ब्रॉडवेड फरो कितने किसान इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि सोइंग की विंडो सिर्फ 15 दिन की है। अब 15 दिन की सोइंग के एरिया में अगर सोइंग करनी है तो ब्रॉडवेड फरो ढेर सारे चाहिए।
जो कि एक ओके। कोऑपरेटिव मॉडल में आ सकते हैं कि एक गांव में चार लगा दिए जाए, दूसरे गांव में 10 लगा दिए जाए। ये कुछ जो बेसिक समस्याएं हैं वो यही है कि एक सीड नहीं है, सोइंग की विंडो छोटी है, सीड में सोयाबीन के सीड में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम होती है, ओके। जनरेशन का समस्या इसमें रहती है। तो वो करेंगे तो कुछ ईल्ड बढ़ सकती है, क्योंकि फ्रंटलाइन डिमॉन्स्ट्रेशन जो हम करते हैं उसमें हमको आती है 2 टन की ईल्ड। तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ईल्ड नहीं आ सकती। हमारा जो अपना सीड है उसका ईल्ड पोटेंशियल 3 टन है, बिल्कुल है 3 टन, तो वो आ सकती है। अब जीएम सीड ले आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं बिल्कुल, मैं इसलिए ये सवाल कर रहा था क्योंकि आपके पास एरिया तो सैचुरेशन लेवल के आसपास है, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की गुंजाइश कम है, या तो फिर दूसरे फसल की कम कीजिए फिर एक का एरिया बढ़ाइए, यही हो सकता है। ऐसे में यील्ड पर ही फोकस बढ़ाना पड़ेगा। शुक्रिया पाठक साहब। लेकिन जाते जाते बता दूं कि अभी सोपा का जो अनुमान है 4.3% पिछले साल से कम सोयाबीन उत्पादन का अनुमान है। करीब 118 लाख टन उत्पादन का अनुमान 2023 खरीफ सीजन के लिए है। पिछले साल 124 लाख टन के आसपास का उत्पादन हुआ था। चलिए, एक और अहम खबर है एग्री मार्केट से रिलेटेड ही है, वो है मिलेट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी में कटौती की गई है। जीएसटी जो मिलेट प्रोडक्ट्स पे पहले 18% लगाई जा रही थी उसे घटाकर 5% करने का फैसला किया गया है। हमारे साथ सुमित सिंह हैं, मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। शुक्रिया सुमित जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। क्या इससे कितना फ़ायदा होगा? क्या लोगों को अब मिलेट्स के जो प्रोडक्ट्स है उसकी अब, हालांकि अब उसका दायरा भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या लोगों को फ़ायदा मिलेगा? दाम कम हो जाएंगे अब? ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हमने पिछले बहुत दिनों से ये मांग भी कर रहे थे गवर्नमेंट से कि आप मिलेट्स को इतना प्रमोट कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल ऑफ मिलेट चल रहा है, तो हमें इसके जीएसटी जो 18% हुआ करता था इस पे कम करने की, और गवर्नमेंट ने इसको सुना भी और इसको कंसिडरेशन मिल लिया। और हमें इस चीजों से काफी फायदा भी होगा। मिलेट के जितने भी मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट हैं उनके प्राइस भी काफी कम होगा, इससे अवेयरनेस भी काफी क्रिएट, हमारी थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम और सारे मिलेट्स के प्रोडक्ट लेके आए मार्केट में। जी, आपने वक्त निकाला और ये समय की मांग भी है। जिस तरह से सरकार का मिलेट्स पर फोकस भी है, हम मिलेट्स ईयर भी मना रहे हैं 2023 में, ऐसे समय में डेफिनेटली इसको एक फ़ायदा होगा, बूस्ट मिलेगा, इस इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्री मार्केट पे ही कुछ और कमोडिटी की बात कर लेते हैं। अनुज जी, छोटा जवाब दीजिएगा, ग्वार सीड और ग्वार गम क्या लग रहा है यहाँ पर? देखिए, ग्वार में हमने एक मोमेंटम आते हुए देखा है, हालांकि प्राइस थोड़े से स्टेबल रहे हैं। मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रेटेजी है वो ग्वार सीड में देखी जा सकती है। तो अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो लगता है कि अगर नीचे प्राइस करीबन 5550 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी करें, 5450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर करीबन 5700 तक देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी। मसालों में दीपेन क्या करना चाहिए यहाँ पर? थोड़ी अवॉइडेंस की स्ट्रेटेजी रहेगी। धनिया थोड़ा वीक लग रहा है, तो अगर आप शॉर्ट सेलिंग समझते हैं और कंफर्टेबल हैं तो धनिया को शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। 300 से 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। जीरो और टर्मरिक से रिटेल ट्रेडर्स को दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, बिकॉज काफी वोलेटाइल है और मार्केट में रिटेल निवेशक दोनों साइड से स्टॉप लॉस होने की आशंका रहेगी। छोटा वन लाइनर जवाब दीजिएगा, मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है आपको? विटुपन, आपसे मेरा सवाल था बेस मेटल्स में टॉप पिक आज के लिए। शायद ऑडियो में कुछ दिक्कत है। रविंद्र जी, आपसे ही मेरा यही सवाल है। कॉपर में थोड़ा सा पुल बैक रह सकता है आज के लिए। जी जी बताएं। नेटवर्क में कुछ इश्यूज बार बार आ रहे हैं। रविंद्र जी, आप बताइए बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है आज आपको? छोटा जवाब दीजिएगा। से कॉपर और जिंक दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। कॉपर में हालांकि एक 715 डिस्टेंस है, अगर वो निकल जाता है तो फिर 720 तक के लेवल दिख सकता है। डिप में बाइंग करना चाहिए। 710 से लेके 708 का एक बाइंग जोन है। स्टॉप लॉस जो है इसमें 706 के नीचे मेंटेन कर सकते हैं। सिमिलरली जिंक में भी मुझे लगता है कि 228 तक के लेवल दिख सकते हैं। एक माइनर हर्डल है टुवर्ड्स 225.50, उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर 226.50 228 तक के लेवल्स हम जिंक में देख सकते हैं। आपकी कॉल, बेस मेटल्स में आज क्या पसंद आ रहा है आपको? अनुज जी, आपसे मेरा सवाल था बेस मेटल्स पर। देखिए, बेस मेटल में कॉपर में हमने अच्छी रिकवरी आती हुई देखी है। हमें लगता है कि कॉपर के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं, तो मोमेंटम पॉजिटिव है। यहाँ पर हमें लगता है कॉपर में करीबन 707 के आसपास खरीदारी करें, 702 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 717 का हो सकता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बेस मेटल बाय ऑन डिप्स का काउंटर है, तो वही हमने ट्रेंड यहाँ पर आते हुए देखा। हमें लगता है कि यहाँ पर बढ़त और बन सकती है। ओके, शुक्रिया
अनुज जी आपका, रविंद्र जी आपका, दीपेन आपका और बिटूपन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला।